जी वो भी साथ उसके हो जाएगी इंशाल्लाह। This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कवी हो या कवी हो या कवी हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी बेटा, हम लोग आपको याद है आखिरी बात क्या कर रहे थे? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी सेड इन द लास्ट लेक्चर? परसों के लेक्चर, कल मेरा वीपी बहुत शूट हुआ था, इसलिए मैंने कल क्लास नहीं ली। वेंसडे वाले दिन 23 दिसंबर को मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो आज जी परसों यानी ट्यूसडे वाले दिन हमने आखिरी बात क्या की थी जी बेटा? किसी को याद है कि ट्यूसडे वाले दिन बात क्या हो रही थी? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने ये पुरानी स्क्रीन थोड़ी सी शो करता हूं जो हम बातें कर रहे थे। ट्यूसडे वाले दिन जो लेक्चर शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्यूसडे लेक्चर। वी स्टार्टेड विद द मोमेंटम। लेकिन इस दफा ये था कि ये उससे भी मंडे वाले दिन जो बात हुई थी, आपको याद है मंडे वाले दिन मुझसे ये पूछा गया था कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बड़ी हो सकती है। तो वहां पर जो मंडे वाला लेक्चर जिस पॉइंट पे खत्म हुआ था, वो इस बात पर खत्म हुआ था जी कि अगर किसी तरफ से एनर्जी एंटर हो सिस्टम में तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बड़ी हो सकती है। ये बात उस वक्त हमारी हो गई थी, हमने इस चीज को डिस्कशन में ले आए थे, ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखो कि ये देखें, ये आपके सामने मोमेंटम है, M1 M2 आर ट्रॉलीज पर उसमें फिर आपको याद है हमने एक सर की वीडियो भी दिखाई थी और ट्यूसडे वाले दिन तो यूट्यूब से। तो M1 एंड M2 आर ट्रॉलीज और उसमें पर्पल कलर का एक स्प्रिंग था और फिर उसको हमने जो है क्या कहते हैं इस पे मोमेंटम लगाया था कि इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम जीरो था और फिर हम इसको यूं लेके चले थे। यहां से हमने बात शुरू की थी, 26 पॉइंट था हमारा और इसमें हमने इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम को भी जीरो कर दिया और उसमें हमने देखा कि जनाब वो M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू जीरो किया और फिर उस पे हमने कंक्लूड किया कि जिसका मास छोटा होगा उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी और स्मॉलर मास विल हैव बिगर वेलोसिटी। और फिर हमने ये भी प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी भी उससे ज्यादा मिलेगी जिसका मास छोटा होगा। और फिर आगे हमने कहा कि जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वही एक्चुअली उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बनी थी। याद है आप, इस पे हमने एक फार्मूला लिखना था, हमें लिखना चाहिए था, वो हमने नहीं लिखा। वो था 1/2 kx², यानी ये वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग that becomes the kinetic energy of one trolley plus kinetic energy of the second trolley। उसके बाद हम आगे चलते गए थे, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी सर और हाफ सर के जी एक्स स्क्वायर के साथ हाफ क्यों होता है? बेटा वो अभी जब हमने जो कि हुक्स लॉ को प्रूव नहीं किया हुआ तो अभी मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहता। उसकी मैंने एक छोटा सा इधर वो लिख तो दी थी उसका एक प्रूफ शुरू में यहाँ पर, लेकिन उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। ये जब हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे इन डिटेल तो उस वक्त इसको प्रूव भी करेंगे इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं मोमेंटम बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर फिर मैंने और विंडोज खोली तो फिर और बात से बात फैलती चली जाएगी। ये अभी हालांकि मैंने अभी भी काफी विंडोज खोली। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को प्रूव किया था। फिर हमने कहा था कि बोथ ट्रॉलीज को चूंकि इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम मिलता है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। फिर फायरिंग ऑफ द बुलेट फ्रॉम गन की बात आई थी और अगर आपको याद हो तो मैंने एक 1983 में अपना किस्सा भी सुनाया था कि मैंने अब्बू ने गन को फायर किया तो वो उससे फायर नहीं हुई और शायद उसमें बुलेट पुरानी थी। जब उन्होंने मेरे हाथ में मैंने लेके किया वो चल गया और उसका जो बट था वो आके मेरे मुंह पे लगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है -3 और -2। अगर आपको याद हो तो ये क्या मैंने बात की थी? किसी को याद है ये बात मैंने क्या की थी? जी ये बात किसी को याद है कि मैंने -3 और -2 की क्या किस्सा सुनाया था? अल्लाह के नेक बंदो। सर वो आपकी आई साइट खराब थी, आपकी आई साइट बेहतर होगी। हाँ अच्छा जी, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। और फिर यार फिर बताया कि जब बंदा कंधे से लगा के फायर करता है तो वो चीज होती है
उसको क्या नाम है, रिकॉयल वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर ये आखिरी बात क्या की थी, डिसबोर्डिंग फ्रॉम अ स्मॉल बोट, एक छोटी सी कश्ती से उतरने को मैंने क्या कहा था कि अक्सर लोग कश्ती से, छोटी कश्ती से उतरते वक्त पानी में क्यों गिर जाते हैं, याद आपको कि नहीं? जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कोई बंदा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं? साद अहमद, आप बताएं बेटा कि कश्ती से उतरते वक्त हम गिर क्यों जाते हैं? जी। जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे तो हम लेफ्ट की तरफ मोमेंटम एक्सर्ट करेंगे, तो राइट की तरफ भी होगा बोट तो मोमेंटम एक्सर्ट, हाँ, क्योंकि तो जब द बोट हम, विल मूव टू द राइट और हम गिर जाएंगे। हाँ, हम लेफ्ट की तरफ अपनी मूवमेंट करते हैं तो अपने पैरों से बोट को राइट की तरफ पुश करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि बोट हमें लेफ्ट की तरफ पुश करे। इस कोशिश में बोट, छोटी बोट होगी तो वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगी, और हमारा लेफ्टवर्ड मोमेंटम विल बी बैलेंस्ड बाय इट्स राइटवर्ड मोमेंटम, और हम पानी में ही गिर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो नीचे तस्वीर बनी हुई है, इसमें ये देखें कि बंदा पानी में गिरा हुआ, एक्सपर्ट नहीं है। फिर मैंने बताया था कि अगर वो क्या कहते हैं, फिर फिशरमैन करते क्या थे, पहले मुझे बताएं कि फिशरमैन, जब हम, मैंने आपको बताया था कि हम दरिया झेलम में जब सैर करने जाया करते थे, तो कश्ती वाला जब हमें कश्ती से उतारने लगता था तो हमें पहले कश्ती से उतारता नहीं था कभी भी, पहले कश्ती को किनारे के साथ बांधता था। पहले कश्ती को क्या करता था, किनारे के साथ बांधता था, दोनों साइडें उसकी बांधता था, और फिर हमें कहता था आप बेशक उतर जाओ। उससे पहले वो हमें उतरने नहीं देता था। वो इसीलिए कि मुमकिन है कि हम कश्ती से उतरें और कश्ती एकदम पीछे की तरफ हो और इस कोशिश में हम गिर जाएं। मुझे बताएं, यहां तक कोई, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूं, या कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूं बेटा जी। हेलो जी, कोई बात पूछने वाली तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अब अगली बात आपके सामने आ रही है, आज का टॉपिक सामने आ रहा है जनाब। ये क्या जी, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जनाब हमारा आज का टॉपिक है। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? आपको आपको वैसे मुझे बताएं, आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है? जी, सही तरीके से याद नहीं है। जी क्या? तरीके से याद नहीं है। So it is similar to a helium nucleus. तो अच्छा, ये हीलियम का देखिए, न्यूक्लियस होता है, हीलियम हाँ को ये क्या देखिए, सिमिलर होता है ये सर? ये देखें, ये दो सर हीलियम प्रोटॉन, का न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दो प्रोटॉन और ये दो न्यूट्रॉन, ठीक है कि नहीं? इसके गिर्द दो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो ये जनाब आपके पास हीलियम एटम है। इस हीलियम एटम के दो इलेक्ट्रॉन छीन लें तो पीछे जो बच जाता है हीलियम न्यूक्लियस, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के जो सिंबल हैं क्या है, अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल के सिंबल क्या है, खाली अल्फा से भी अल्फा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अल्फा 4 2 से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका प्रोटॉन नंबर 2 और न्यूक्लियन नंबर 4, इसको He से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसको He42 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चारों सिंबल्स अल्फा पार्टिकल के इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि यार अल्फा पार्टिकल जो है एमिट किधर से होता है, ये बता सकते हैं? अल्फा पार्टिकल जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड से एमिट होता है। बड़े एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल, उनसे अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यूरेनियम 238 है, ये देखें, ये यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस है, इसके अंदर 92 प्रोटॉन्स है, और इसके अंदर जो 146 न्यूट्रॉन्स, 192 प्रोटॉन्स है और 146 न्यूट्रॉन्स है। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ये देखें, यहां पर ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें 92 प्रोटॉन्स, कितने, 92 प्रोटॉन्स थे, 146 न्यूट्रॉन्स थे। उनमें से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, वो बाकी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से नाराज हो गए तो वो बाहर आ गए। अच्छा, ये याद रखें कि जो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस क्यों होती है, वजह क्या है और किन सर्कमस्टांसेस में होती है, ये बहुत
clearly understood नहीं है जी जी collision with the nucleus. नहीं, अल्फा पार्टिकल की एमिशन न्यूक्लियस से जो होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर से जो अल्फा पार्टिकल का निकलना है, ये बड़ा क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है बेटा। अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के अंदर से निकलना ये क्या है, ये क्लियरली अंडरस्टूड चीज नहीं है। हमें इसके बारे में, इसके जो मैकेनिज्म है वो बहुत सही नहीं पता उसको, क्वांटम फिजिसिस्ट को, कि आखिर किस वक्त क्या वाकया होगा तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो उसकी एमिशन रैंडम है, यानी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और स्पॉन्टेनियस है कि हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ उसको रेडियोएक्टिव रॉक को गर्म करें तो अल्फा पार्टिकल निकले, या हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकले, ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखें, बार खैर हम अभी को रेडियोएक्टिविटी तो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो उसको मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे। अब रुका हुआ यूरेनियम हो, अगर ये यूरेनियम रुका हुआ है तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, और एकदम जब अल्फा पार्टिकल इससे एमिट होता है तो अल्फा पार्टिकल की एमिशन बिल्कुल जिस तरह वो बुलेट फायर नहीं होती थी गन से, देखें जब गन रुकी हुई थी तो अल्फा पार्टिकल्स भी रुके हुए थे, एकदम आपने गन फायर की, बुलेट उससे निकली तो अल्फा पार्टिकल्स आगे की तरफ चला गया, तो बुलेट आगे गई तो गन पीछे की तरफ आई। बिल्कुल उसी तरीके से यूरेनियम में से जब दो वो निकलते हैं, दो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो फिर पूछें क्या होता है। देखें ये दो अल्फा पार्टिकल्स, और सॉरी एक अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, वो जब इस तरफ को गया, इस तरफ को जब अल्फा पार्टिकल इस तरफ को गया, तो जनाब जो ये यूरेनियम टू थोरियम है, जो ज़ाहिर है अल्फा पार्टिकल से 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे, तो वो तो यूरेनियम तो नहीं ना रहेगा भाई। देखें यूरेनियम के न्यूक्लियस से जब 2 प्रोटॉन निकल गए तो वो तो यूरेनियम नहीं रहा। कलिजन के बाद आप बता रहे थे कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे इमिट होते हैं। आप उस चीज के बाद वही बात दोबारा बता सकते हैं क्या? हाँ, मैंने पहले ये बात की कि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल, पहले शुरू इस तरह किया कि अल्फा पार्टिकल है क्या, बताया कि जी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर अल्फा पार्टिकल बनता है। अगली बात हमने कही कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या कहते हैं, बड़े न्यूक्लियस से एमिट कैसे होता है। अब ये देखिए, ये यूरेनियम 23892 है, इसके अंदर 92 प्रोटॉन है और 146 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन किसी वजह से किसी भी टाइम एमिट हो जाते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कब किसी वजह से किस टाइम एमिट होंगे, वो कौन से हालात होंगे, ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, जो ही वो बाहर निकले उनका निकलना फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द गन की तरह होता है। उनका निकलना फायरिंग ऑफ द बुलेट फ्रॉम द गन की तरह होता है। उनका निकलना क्या होता है जी, फायरिंग ऑफ द बुलेट फ्रॉम द गन होता है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये बुलेट थी ना, ये इसमें से निकल गई यूं इस तरह से, तो जो गन है उसको पीछे की तरफ क्या लगा, फोर्स पर रिकॉइल हुआ वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इस तरफ को जब एमिट हुआ तो थोरियम जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। तो ये देखें, यूरेनियम का इनिशियल मोमेंटम 0, यूरेनियम का इनिशियल मोमेंटम 0, लेफ्टवर्ड ये मास ऑफ थोरियम इनटू वेलोसिटी ऑफ थोरियम, और आप अगर लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है। हेलो, नो सर। ठीक है, ठीक है। अब देखें, इसमें थोरियम का मास डाला है 234, थोरियम का मास है ये 234, और अल्फा का मास क्या है जनाब, 4। अल्फा का मास क्या है, 4 है। अब इसमें से 4 वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 234 वेलोसिटी ऑफ थोरियम, इसमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा और वेलोसिटी ऑफ थोरियम करें तो 234/4 आ जाता है। अगर किसी को इस जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल नेगेटिव लिया हमने। जी बिल्कुल, आपने राइट को नेगेटिव ले लिया। अगर आप अगर राइट को ना नेगेटिव लेते, उसको पॉजिटिव लेते, तो भी तब भी ठीक होना था। यानी आप इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते थे। इनमें आपने बस किसी एक को नेगेटिव लेना होता है। चले आप थोरियम को नेगेटिव ले लें, तो -234 वेलोसिटी ऑफ थोरियम, उसे प्लस ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को नेगेटिव किसी एक को पॉजिटिव ले लें, आपका आंसर हमेशा ठीक आता है। ठीक है सर।
तो इससे ये पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यार कोई बंदा 234 को 4 से डिवाइड करे क्या आता है, जरा जरा मुझे बताएं। मेरा ख्याल है 58.5 नहीं आता, यही आता है जी। यही आता है। इसका मतलब है कि अल्फा के पास जो वेलोसिटी होगी वो थोरियम की रिकॉइल वेलोसिटी से 58.5 टाइम्स ज्यादा होगी। इसलिए क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, लेकिन थोरियम जो अल्फा का है उसका मास बहुत छोटा है इसलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतलब है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोरियम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर फिर देखें ये काइनेटिक एनर्जी की इनकी रेशियो निकाली हुई है, ये सर मैंने लॉ ऑफ इसके निकाली। कंजर्वेशन मोमेंटम था क्या, दोबारा बता सकते हैं? In the absence of any external force, in the absence of any external force, the momentum is always conserved. In the absence of any external force, the momentum is always conserved. In the absence of any external force, the momentum is always conserved. जी कंजर्व्ड यानी रिमेन, टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम। जी बिल्कुल। टोटल अगर आप कहते हो तो मैं पुरानी वो दिखा दूं नोट्स जल्दी से सारे के नहीं। दिखाओ सर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अच्छा एक मिनट है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, एक मिनट, यहीं से इसको बैक करते हैं इन पुराने नोट्सों में आ जाए। पुराने नोट्सों में मेरे ख्याल ये है मोमेंटम। देखें आप साथ ये जनाब, बिल्कुल शुरू से मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने मोमेंटम पे आज तक कितनी बातें की। सर वैसे आपने ये जो मोमेंटम के लेक्चर्स हैं इनको आपने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, इनको जल्द से जल्द अपलोड भी कर दें। ठीक है, एक अब बेटा आगे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी एक्चुअल स्कूल की कोई क्लास नहीं ना होती तो मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ये आपकी देखें, तबीयत अब ठीक है सर? नहीं यार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट किया हुआ है। ओह, मैंने पता नहीं वो ट्यूसडे के दिन शायद कोई मछली खाई है ऐसी कि वो उसने मुझे बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो, क्योंकि कल सारा दिन बहुत शदीद 140 पे मेरा बीपी गया हुआ था, मैं फिर बैठा ही रहा, मैंने क्लास कोई नहीं ली था। चाहिए सर। बस एक सुबह सुबह ली थी वो, आप यकीन नहीं कर सकते मैंने कितनी तकलीफ में और कितनी मुश्किल से वो क्लास पूरी की, आपकी क्लास से पहले बहुत ही तकलीफ से। अच्छा जी ये देखें ये सिलसिला चल रहा है काफी, आपको तो मैंने मोमेंटम आपको काफी डिटेल में पढ़ा है। याद देखें यहाँ से शुरू हुआ था, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, डिफाइन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। करते करते आप फोर्स एंड मोमेंटम पे आए थे, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ कहीं आ, ये तो रिबाउंडिंग का बीच में एक छोटी सी विंडो खुल गई थी। रिबाउंडिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया, मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, फिर उसके ग्राफ वगैरह बनाए, और करते 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 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ आया था जनाब जी, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पॉइंट नंबर 16 पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया। In the absence of any external force, momentum of the system remains conserved. और फिर याद आपको हमने इस पे वो ये लगाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। और फिर उस पे उसके क्वेश्चंस किए थे कि जितनी एक बॉडी का डिक्रीज ऑफ मोमेंटम हुआ है दूसरी बॉडी का उतना ही इंक्रीज ऑफ मोमेंटम हो गया। और फिर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन करके हमने इस तरह से वो बनाते चले गए थे। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ की मदद से प्रूव किया था। हमने कहा था जब दो बॉडीज टकराती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ये हो गया था न्यूटन थर्ड लॉ। फिर हमने दोनों पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाया था, और जब हमने दोनों पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाया था यहाँ आपके सामने, उसे इक्वेट किया था, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया था। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जनाब दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर से लेकर गैलेक्सीज की टक्कर तक फिजिसिस्ट ने कोई एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं देखी जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कोई वायलेशन देखी हो। और उनका इस पर इतना ट्रस्ट है कि अगर एक बंदा कहे जी कि एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसने मुझे यहाँ से आके टक्कर मारी, ये जो डायग्राम यहाँ बनी हुई थी, ये जो डायग्राम बनी हुई थी ये वाली जो है, इसमें आप नोट करें तो ये मैंने बताया था कि ये एक बंदा अगर ये अदालत में क्या कोई वैसे किसी के सामने बात करे कि ये उड़ती हुई कोई मक्खी आई और उसने मुझे टक्कर मारी
और मैं उड़कर उधर जा गिरा तो वो उसकी बात नहीं मानेंगे। या अगर एक बड़े ट्रक वाला बंदा लॉजिकली अदालत कोई में बयान इंसान नहीं दे मानेगा ये बात। आप क्या एक मछली का, सर लॉजिकली बात करें तो कोई इंसान ये बात नहीं मानेगा। मछली का मैस इतना कम होता है, वो हमें टक्कर मारेगी, हमें फील भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मतलब आप, मैं तो ये चलो एक मिसाल दी ना, लेकिन इससे मिलती जुलती थोड़ी जरा आप जरा ऐसी मिसाल चले ले आए जिसपे जरा शक हो सकता हो कि शायद सच्ची हो, मगर मोमेंटम कैलकुलेशन से पता चल जाता है। वैसे जब ये फर्ज करें ये ट्रक है, इसका एक्सीडेंट हुआ और ये ट्रक एक्सीडेंट के बाद इधर पाया गया, तो पुलिस वाले इसकी एंगल ऑफ डिटेक्शन डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे, इसकी इनिशियल स्पीड का जजमेंट लेंगे वीडियो कैमरों से, और फिर अगर वो कहे कि जी ये छोटी सी मेहरान थी, आई इसने मुझे टक्कर मारी जिसकी वजह से मैं इधर चला गया, तो वो कैलकुलेशंस करेंगे मोमेंटम की कि आया इस बंदे की बात सच है कि नहीं, और उस बुनियाद पर वो उसकी बात को रद्द कर देंगे या सही कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये मोमेंटम का लॉ बड़ा टॉप का लॉ है, ठीक है कि नहीं? मोमेंटम का लॉ क्या है? बड़ा टॉप का लॉ है, उस पर बड़ा फेथ है उनका, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वेरियस एग्जांपल्स दी गई थी। फिर आपको बताया था कि एक बुलेट आई है, वो आकर ब्लॉक को लगी है और उसने उसको उड़ा ऊपर फेंक दिया है, उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से क्वेश्चंस थे। फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस करते 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 हम ये डिफरेंट करते करते जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का एक बात बताई थी आपको। ऊपर करेंगे क्या? इसे जी थोड़ा सा ऊपर करें, और ऊपर थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है बहुत, ब्लॉक वाइज जगह पे ऊपर। और जी और ऐसे। ओके सर, हो गया। फिर इलास्टिक कोलिजन आ गए थे जिनमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती थी। फिर हमने पढ़ा कि मोमेंटम भी कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, और साथ कहा था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होती है। ये याद है आपको? ये काइनेटिक, ये बड़ा एक मशहूर टेबल था कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्व होते हैं, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और फिर कहा था कि फॉर इलास्टिक कोलिजन ये 3 रूल्स हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है। फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को डिस्कस किया था, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिस्कस किया था। ये देखेंगे आपके सामने आ रहे हैं टॉपिक सारे। फिर ये बुलेट वाला ब्लॉक वाला था। ये क्वेश्चन अगर आपको इसमें कुछ शक हो तो मैं इस पे आराम से हम डिस्कस बाद में भी क्वेश्चन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर वो वैसे सर पॉइंट्स मेरा एक एंड हुए सवाल थे है। जी। ट्यूसडे वाला मंडे वाला लेक्चर यहाँ खत्म हुआ था, इफ एनर्जी एंटर्स द सिस्टम। जी बेटा। सर वो जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है तो उससे पहले दोनों गाड़ियों का मोमेंटम होता है ना अपना जी अपना, बिल्कुल, हाँ हाँ क्योंकि वो चल बिल्कुल रही वो। होती हैं। लेकिन जब कोई बंदा किसी कश्ती से निकल रहा हो हम्म तो उस वक्त तो वो, उससे पहले तो वो रुक गई थी, कश्ती भी रुक ठीक है, गई थी, ठीक, उसकी रुक वेलोसिटी गई जीरो हो थी। गई थी, हम्म और बंदे की वेलोसिटी भी जीरो हो गई थी। तो फिर ठीक, ठीक है। वो मोमेंटम कहाँ से आता है फिर जो ही आप इनिशियल? अपने आप को लेफ्टवर्ड मोमेंटम देते हैं ना, बोट को लाजमी राइटवर्ड मोमेंटम मिलेगा, ताकि दोनों का सम 0 रहे। दोनों का क्या रहे? सम जीरो। 0 रहे, क्योंकि आपके लेफ्टवर्ड मोमेंटम से उसका राइटवर्ड मोमेंटम जनरेट हो जाता है। ओ अच्छा सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें, ये एक टॉपिक है जनाब। यहां से बेटा एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है। यहां पर से 3 पार्टिकल्स का मोमेंटम शुरू हो रहा है। एक्सप्लोडिंग द शेल इन 3 पीसेस। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया। ये देखें, ये मोमेंटम ऑफ 3 पार्टिकल्स, क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2001 आ रहा है जनाब। और उसकी स्टेटमेंट ये है कि स्टेशनरी शेल यानी एक बम का टुकड़ा कहीं पड़ा था, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। एक्सप्लेन हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। इस केस में एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से अप्लाई करें। ये एक बम का टुकड़ा है, ये एक बम का टुकड़ा है, और ये पड़े पड़े 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक्सप्लोड कर गया। इसका एक हिस्सा इस तरफ को मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है v1 जो दिखाई है ब्लू में,
और उसका दूसरा हिस्सा ये देखें नीचे दिखाया है, और ये उसकी वेलोसिटी है v2, और यहां से ये तीसरा बम का टुकड़ा ये इस तरह जा रहा है। वे बैक इन 1981-82 से लेकर 1986 तक हम जेलम में रहे। तो जेलम कैंट में ना इसी तरह से कोई बम का टुकड़ा कहीं पड़ा मिला बच्चों को, और उन्होंने उठाकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल सच्चा वाकया। उन्होंने वो बम का टुकड़ा उठा के सड़क के दरमियान फेंका और वो एक्सप्लोड कर गया, और वहां वो बच्चे शहीद हो गए सारे। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह ये वाकया याद है, ये कैंट में हुआ था। तो ये शेल पड़ा अगर एक्सप्लोड कर जाए और इसके 3 हिस्से हों तो इस पे मोमेंटम का लॉ किस तरह लगेगा जी। एक बात याद रखें, इसमें एनर्जी एंटर हुई है सिस्टम में, क्योंकि बॉम्ब के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है उसने वो ट्रिमेंडस काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की है और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस की है जी। ये एक टुकड़े का मास m1 है, एक दूसरे टुकड़े का मास m2 है, तीसरे टुकड़े का मास m3, और तीनों एक दूसरे से अवे मूव करके गए हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनिशियल ओहो किधर चले गए यार, एक मिनट। इनिशियल मोमेंटम क्या था जी, 0। इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। इसका मतलब है कि एक को देखें, इसको जो इस तरफ को मोमेंटम मिला है, इसको इस तरफ को मोमेंटम मिला है m1v1, जिसे आप p1 से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इस टुकड़े को इस तरफ को मोमेंटम मिला है, जिसे आप p2 से जाहिर कर सकते हैं, और उसके साथ आप लिख सकते हैं m2v2। और इस टुकड़े को इस तरफ को मोमेंटम मिला है, इसको आप p3 कह सकते हैं, ठीक है। या चलो इनिशियल मोमेंटम कैसे 0 है सर? इनिशियल मोमेंटम कैसे 0 है? इनिशियल मोमेंटम इस तरह से 0 है कि बम पड़ा हुआ था, रुका हुआ था कहीं यार। आपने अच्छा सर, अगर एनर्जी आ रही होती है फ्रॉम द सराउंडिंग, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व होती है क्या? नहीं, नॉट कंजर्व। पहले तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, रुके हुए बम की काइनेटिक एनर्जी 0 है। एकदम बम फटा है और तीनों पीसेस को बहुत सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिली है, और वो उड़कर तीनों इधर उधर जाके गिरे हैं, ठीक है जी। ज़ुहैब बताओ क्या बात है। नहीं सर, समझ गया। तब अब फाइनल मोमेंटम को करेंगे ना। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। जी बिल्कुल। और तीनों टुकड़ों का मोमेंटम का वेक्टर सम 0 होगा, जिस तरह ये यहां बना हुआ है। ये देखें, इधर डायग्राम में बना हुआ है कि नहीं है जी। आपने पेपर में उसको वेक्टर डायग्राम बनाकर दिखानी, यानी ऐसे खुद ही अच्छा ये डायरेक्शन है मैंने खुद से सपोज करनी। पेपर में उसने कोई डायग्राम बम की नहीं बनाई, तो उसने सिर्फ ऐसे एक फिक्रा लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन ये था, क्या स्टेशनरी शेल एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, एक्सप्लेन हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। अच्छा बेटा, एक दफा एक बात सुने हमारी, मैंने आपको बार बार मिसाल देता हूँ ना कि कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर से हमारी मुलाकात नवंबर 98 में हुई थी। तो हम 2 दिन उनके साथ हमने रहे थे, तो हमने बहुत सीखा था उनसे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें, आप लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, आपके बच्चों की ना आप लोगों की। और साथ हमने कहा अच्छा अगर होती भी, ये उनके ही अल्फाज हैं, अगर होती भी तो फिजिक्स की सिचुएशन को लफ्जों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चा अपनी बात को समझाने के लिए हमेशा डायग्राम का सहारा ले। और ये बात फिर उन्होंने इसमें 2 दफा रिपीट की, यानी पहले दिन भी रिपीट की और फिर दूसरे दिन भी उन्होंने ये बात दोबारा कही कि डायग्राम स्पीक्स थाउजेंड्स वर्ड्स, ये उन्हीं के वर्ड हैं। तो encourage your students to take help of diagrams and write lesser English, and if their less written English and diagram indicates what they want to say, and if that is right, we will definitely give him credit। यानी डायग्राम का सहारा लेकर उनका अंग्रेजी लिखें तो आप ठीक अपनी बात को वजाहत करें, और डायग्राम से समझ आ जाए। अगर हमें आइडिया मिल गया कि इस बच्चे को आइडिया है, तो अब देखें, ये मैंने 3 शेलों के एक्सप्लोड होने की तस्वीर खुद बनाई। मैंने खुद से सोचा कि चलो एक बम इस तरफ चला गया, एक इस तरफ को चला गया, एक इस तरफ को चला गया। अगर कोई और बच्चा इस तरह कहता है कि जी बम यूं फटा है कि यूं गया और यूं गया और यूं गया, तो भी उसको पूरे ही नंबर मिलते, सिवाय किसी ऐसे बेवकूफ के। मुमकिन है कि कोई बच्चा कहता जी कि शेल फटा है, उसका एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, इसको नंबर नहीं मिलने थे, क्योंकि ये ओवरऑल एक सारा मोमेंटम इस तरफ को शो करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह नहीं होता, वो चारों तरफ चीजें फैलती हैं, तभी मोमेंटम 0 बनता है।
अब देखें, ये आपने वेक्टर डायग्राम, और आपने यूं वेक्टर डायग्राम को क्लियरली यूं बनाना था और साथ लिखना था कि मोमेंटम वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता है, ऑफ 3 पीसेस इज 0। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई? वैसे सर, जी मैं सुन रहा हूं। सर वो ऊपर जो आपने डायग्राम बनाई थी, जरा स्क्रॉल अप करें इससे ऊपर। सर वो लेफ्ट की तरफ जो दो जा रहे हैं, इनके दरमियान इनका रिजल्टेंट लेंगे ना हम, तो फिर नहीं, इन दोनों की वेलोसिटी हाँ, में जानने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, अगर तो आपने वेक्टर सम बनाना है तो इस तरह बनाए। देखिए मैंने इसमें तीनों पीसेस का अलग-अलग दिखाया। P1 एक का मोमेंटम है, P2 का दूसरे का मोमेंटम है, P3 तीसरे का मोमेंटम है। और देखें इसमें वेक्टर सम 0 है। P1 प्लस P2 प्लस P3 0 हो रहा है बेटा। ओके सर। और सर इसमें वो वेलोसिटी जानने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अब हमें तो नहीं पता ना कि उनके मासेस टुकड़े किस तरह हुआ है और उनके वेलोसिटी क्या, हमने तो रफली बताना था, तो हमने इस तरह बता दिया। और आप देखें इसमें मैं ये नहीं दिखा रहा कि कोई किसी का रिजल्टेंट है। मैंने देखा है कि रेड वेक्टर प्लस ब्लैक वेक्टर प्लस ब्लू वेक्टर 0 है। इसमें कोई वेक्टर किसी वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं है। ये 3 वेक्टर्स हेड टू टेल रूल ऐड किए और इनका रिजल्टेंट 0 बन रहा है। इनका रिजल्टेंट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? नो सर। नहीं आगे सर। चलते हैं जनाब। पॉइंट नंबर 28 आ गया आपके सामने, पढ़े जरा इसे क्या कहता है जनाब जी। कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन अ मास m इज एट रेस्ट and another identical mass m moving with velocity u makes an impact with it। इसका क्या मतलब है जी? देखिए जिस तरह आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेला हुआ आप लोगों ने कि नहीं? नो, खेला होगा, याद भी नहीं है कैसे खेलते हैं। वो देखिए ये उसकी गोटी है। अगर फर्ज करें उसी साइज की कोई गोटी आए, वो आकर उससे लगे, तो ये गोटी रुक जाती है और ये गोटी चल पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। कहते हैं तो चले मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा देता हूं इसकी, ठहरे जरा। नहीं, मैं समझ गया सर, हाँ, समझ आ गई है? या जाएं फेसबुक समझ आ गया यूट्यूब? सर। ये लॉजिकल बात है कि अगर एक चीज को किसी चीज से मारेंगे तो जिस चीज ने मारा था वो रुक जाएगी, जिस चीज को मार लगी है वो मूव करेगी। जी बिल्कुल। कहते हैं तो अभी यूट्यूब की एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है, फिर वो गुम हो जाएगी। वो मैंने अभी आगे जाके दिखानी, क्योंकि इसमें ना एक ही वीडियो आप एट ए टाइम निकाल के रख सकते हैं। ये मैंने भी एक रखी हुई तो है, अगर मैंने कोई और वीडियो ढूंढने गया तो ये फिर फाफारे हो जाएगी, इसलिए मैं अभी ठहरे इधर ही रहता हूँ जी। हाँ, व्हाट विल हैपन टू जी, क्या होगा, इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे जनाब? हाँ, आप लिखेंगे, आप इस बात को समझाएंगे इस तरह से कि ये जो पहला मास है, जो पहला मास है वो रुक जाएगा, पहला मास रुक जाएगा और दूसरा उसी स्पीड से चल पड़ेगा। बेटा पहला रुक जाएगा और दूसरा उसी स्पीड से चल पड़ेगा अगर दोनों का मास सेम है और कोलिजन भी इलास्टिक है। बेटा ये जो बात है ना, ये जो बात अभी मैंने आपको कही है, इसका ताल्लुक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। आप कहेंगे सर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो रेडियो एक्टिविटी का खेल है, आप इसको इधर मोमेंटम में क्यों घुसेड़ रहे हैं? पेपर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल मोमेंटम का ही जिक्र किया उसने। ये देखें, जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। अब बेटा 1932 से पहले किसी ने न्यूट्रॉन का नाम नहीं सुना था। बेटा जेम्स चैडविक ने 1932 से पहले किसी को न्यूट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। ठीक है, अब ये नोट करें, नोट करें कि ये जो है ये देखें कि ये पोलोनियम है। ये जो देखें एक्सट्रीम लेफ्ट पे कोई मटेरियल है पोलोनियम, पोलोनियम से ये निकले अल्फा पार्टिकल्स।
अल्फा पार्टिकल्स ने आकर बेरिलियम को हिट किया और बेरिलियम के न्यूक्लियस में घुस गए। यहां से रेडिएशंस निकली, अननोन रेडिएशन, इनके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सामने पड़ा हुआ है पैराफिन वैक्स। सामने यहां पर क्या पड़ा हुआ है? पैराफिन वैक्स पड़ा हुआ है। तो जब ये रेडिएशन आकर पैराफिन वैक्स को इन्होंने हिट किया तो यहां से आगे प्रोटॉन निकले। जेम्स चैडविक ने फौरन डिटेक्ट कर लिया कि ये वाली रेडिएशंस प्रोटॉन है, ये जो सामने निकली है ना, ये आखिर में ये प्रोटॉन, मगर उसको इनके बारे में नहीं पता था। उसने देखा कि ये रेडिएशंस ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही। वो समझा कि ये जरूर जरूर गैमा रेज होंगी जो ना अल्फा पार्टिकल से जो ना मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट हो रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन उसने कहा कि गैमा रेज में तो इतनी जान नहीं है कि वो उठाएं और उठाकर एक प्रोटॉन को उठा के बाहर फेंक दें। और उसने कहा कि ना ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से भी नहीं, न्यूट्रल भी है, और आता है मारता है पैराफिन को टक्कर मारता है और उसमें से प्रोटॉन्स उठा के बाहर फेंक देता है क्या ये चीज? फिर उसने कहा ये जरूर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सर वो गैमा न्यूट्रल है। रेज की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है ना? जी बिल्कुल बेटा, अल्फा बीटा के कंपैरिजन में लो होती है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाई होती है, यानी मतलब एक्सरे से बेहतर ही होती है और गैमा बाकियों सारों से बेहतर होती है, लेकिन अल्फा बीटा से कम होती है। जी जब उसने कहा कि ये मुमकिन, तो फिर उसने ये कहा कि एक्चुअली हुआ ये देखें, ये है जनाब अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सामने ये बेरिलियम न्यूक्लियस, बेरिलियम न्यूक्लियस में क्या था? 4 प्रोटॉन्स थे और 5 न्यूट्रॉन्स थे। ये अल्फा पार्टिकल आया सीधा बेरिलियम के न्यूक्लियस में घुस गया। ये हुआ क्या? फिर हुआ ये कि उससे जो चीज बनी उसके पास थे 6 प्रोटॉन्स। जो चीज बनी उसमें क्या थे? 6 प्रोटॉन्स थे। 6 प्रोटॉन हो गए ना, क्योंकि बेरिलियम के पास अपने 4 हैं। ब्लैक में प्रोटॉन्स बता रहा हूं, ये ब्लैक में प्रोटॉन्स, ये 6 प्रोटॉन हो गए और 6 ही न्यूट्रॉन हो गए। 6 न्यूट्रॉन यहां, तो कितने, कोई न्यूट्रॉन बचा है कि नहीं बचा? जी सर बताएं। 7 न्यूट्रॉन नहीं होंगे? जी तो वो 7वां न्यूट्रॉन बेचारा उठा के बाहर फेंक दिया गया। वो थे ये न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स थे। और न्यूट्रॉन जब यूं गए तो जिसका मतलब है कि यहां कार्बन बन गया 12 6 और प्लस ये न्यूट्रॉन हो गया। ये न्यूट्रॉन ने पूछे फिर क्या किया? ये न्यूट्रॉन जाकर आगे पैराफिन वैक्स में होता क्या है? पैराफिन वैक्स हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन के एटम्स के साथ क्या बॉन्डेड होते हैं? सर आप एक सेकंड ये बात दोबारा बता सकते हैं कि क्या जी? कब प्रोटॉन निकला, क्या कैसे कार्बन बना, और ये सारा कोलिजन वाले ये सारे बता सकते हैं दोबारा, अल्फा और बेरिलियम का कोलिजन? बेटा मैंने ये बात बताई है कि यहां अल्फा पार्टिकल था, लेफ्ट पे देखें पोलोनियम न्यूक्लियस है, बिल्कुल लेफ्ट पे देखें, ये देखो यहां देखो, ये बिल्कुल लेफ्ट पे देखो, ये क्या है? पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल निकले सीधे बेरिलियम को हिट किया उन्होंने, और ये देखो ये क्या है? ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन, और ये अल्फा पार्टिकल है जिसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल सीधा बेरिलियम के न्यूक्लियस में घुसा, इसका मतलब है ये न्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, और ये नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलकर 6 प्रोटॉन बन गए, और यहां पर आप देखें कि यहां पर 5 न्यूट्रॉन थे और 2 न्यूट्रॉन ये थे, ये दोनों मिले तो ये 7 न्यूट्रॉन हो गए। 7 न्यूट्रॉन में से 6 न्यूक्लियस के अंदर रह गए और एक अकेला न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। इसका मतलब है बेरिलियम के हर एटम ने, हर उस एटम ने जिसने एक एक अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब किया था, एक एक न्यूट्रॉन रिलीज किया। ये है वो पूरा रिएक्शन जो मैंने यहां आपको दिखाया है। अल्फा ने बेरिलियम को टक्कर मारी, बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट नया एलिमेंट बन जाता, और ये न्यूट्रॉन निकले, ये थे वो न्यूट्रॉन। ये आकर जब इन्होंने पैराफिन वैक्स को टक्कर मारी, देखिए पैराफिन वैक्स में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर पैराफिन वैक्स का है। देखिए ये जो सारा स्ट्रक्चर है,
ये पैराफिन वैक्स इस तरह के होते हैं ना, जिनमें क्या होता है, तो मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। हाइड्रोजन क्या है, एक प्रोटॉन ही होता है ना यार, बॉन्डेड हाइड्रोजन एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करती है। तो क्या होगा, अब प्रोटॉन रुका हुआ था, प्रोटॉन पैराफिन वैक्स में ये प्रोटॉन रुका हुआ था, यहां से न्यूट्रॉन आया, उसने से टक्कर मारी, न्यूट्रॉन रुक गया, प्रोटॉन चल पड़ा। तो ये जो आप आज आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा ना, ये वाला, ये है जी। मोहम्मद नजीर जी बेटा क्या बात है? मोहम्मद नजीर आपने हाथ रेस किया बेटा। जी मैं सुन रहा हूं। सर सॉरी, गलती से वो हो गया था, हाथ हाथ पे टैप हो गया था। अब जी सर एक सेकंड आप ऊपर कर सकते हैं? जी जी जी। नहीं सर, मैं मतलब वो अल्फा पार्टिकल वाली जगह को दिखाएं। अल्लाह के नेक बंदे, वो तो बहुत पुरानी बात है। मेरा मतलब है सर, जो आप अभी कर रहे थे अल्फा पार्टिकल की बात, वो यानी पोलोनियम के जरिए आगे ये देख, बेरिलियम। ये देख। सेक्शन थोड़ा सा नीचे करें, वो स्क्रीनशॉट लेनी है मैंने, नीचे स्क्रीनशॉट लेनी है। सर ये लेक्चर कब तक पोस्ट हो जाएगा? ये बेटा मैं जो मेरा लेक्चर पोस्ट करने वाला बंदा है ना, वो 2-3 दिन से अपने पेपर दे रहा था, वो आज रात को फारिग हो जाएगा, फिर उसके बाद बैठ के वो सारे लेक्चर पोस्ट कर देगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू। आस्ता आस्ता मुझे भी अक्ल आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कंप्यूटर की, कुछ एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ मैं भी। सर ये आज वाले नोट्स आप अपलोड करेंगे? जी जी बिल्कुल बेटा, इसी तो लिख रहा हूँ सारे। अब मुझे वो ईमेल करने आ गए हैं सारे, ये अब आ जाएंगे सारे। मोमेंटम के तो सारे नोट्स रिकॉर्डेड है सारे, स्वाय एक लेक्चर बीच में, जिस दिन जो ट्यूसडे वाला लेक्चर है, या शायद एक लेक्चर बीच में से मिसिंग है, जिस दिन वो मेरा लैपटॉप का अकाउंट खराब हो गया, तो उस दिन रिकॉर्ड ही हुआ, तो वो मैं दोबारा उसमें एंड कर दूंगा, उसमें एंटर कर दूंगा मैं उसको, उस पर अलग से लेक्चर दे के एंड कर दूंगा। जी बेटा। और बेटा मैंने मोमेंटम के ना पुराने लेक्चर्स भी पिछले साल 3 साल पहले रिकॉर्ड कराए थे, वो तो बहुत ही डिटेल में थे, उनमें मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी थी, वो आप जरूर सुनिएगा, मैं देखूंगा कि मुझे मिल जाते, मैं आपको वो भी सेंड करूंगा। जी जी। अब देखें, ये जो न्यूट्रॉन निकले, तो तब फिर जेम्स चैडविक ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, कुछ जरूर ये जो एलिमेंट यहाँ बीच में बेरिलियम और पैराफिन वैक्स के बीच में है, ये कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, और उसका क्या कहते हैं, चार्ज कोई नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड और उससे नहीं होता। यूं सर उसे पता 1932 कैसे चला कि उसका मैस प्रोटॉन के बराबर ही है? उसने ये वाला लॉ लगाया, ये देखिए जो मोमेंटम का ये लॉ लगाया, और मैंने ज़ाहिर है पढ़ा मोमेंटम रहा हूं, तो मैं उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को ऐसे तो नहीं ना ला सकता था। ये पेपर में मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि जनाब, उसने क्वेश्चन इस तरह पूरा वाकया सुना के उसने कहा कि इनिशियली दे थॉट दैट दे वर गामा रेडिएशन, तो उसने कहा हाउ द नॉक फॉरवर्डिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी व्हेन द प्रोटॉन्स वर नॉक फॉरवर्ड, हाउ इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर गामा रेज टू नॉक प्रोटॉन फॉरवर्ड्स। एंड देन फिर वहां से वो कंक्लूड करके आप बच्चों से इस तरह क्वेश्चन पुट करता है कि बच्चे कहेंगे ये न्यूट्रॉन ही है, जो न्यूट्रॉन निकले ना वो। हाँ हाँ जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर जब वो पैराफिन वैक्स में लगता है न्यूट्रॉन, तो फिर क्या निकलता है उस वैक्स? पैराफिन वैक्स में प्रोटॉन्स पड़े हुए होते हैं ना, पता ना वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है, वो क्या होता है, वो एक प्रोटॉन ही तो होता है। न्यूट्रॉन आकर लगे प्रोटॉन को, वो वहां पर न्यूट्रॉन रुक गया वहां, और प्रोटॉन आगे चल पड़ा वहां से। ये वाला जो बात है, ये वाली जो एग्जांपल नहीं है, ये वाली स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ये वाला एप्लीकेशन आपने लिखनी, ये एग्जांपल देनी थी, इसकी बात करनी थी आपने। और साथ ही आपने कहना दोनों कि साइड्स पे वेलोसिटी सेम थी कि वो प्रोटॉनों को उठा के बाहर फेंक दे। जी बेटा। हाँ सर यानी आपका मतलब ये सर, एक मुझे जहाँ समझ आ रहा है वो ये है कि जब बेरिलियम हीलियम के जरिए निकले वो अल्फा पार्टिकल्स, और उसके बाद वो पैराफिन वैक्स को के साथ उन्होंने कलिजन की, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो वहां पे ही रह गए, लेकिन एक स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कलिजन हुआ जिसके मुताबिक न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन्स से कलिजन हुई, और न्यूट्रॉन्स को जो है वो रुक गए, और अचानक प्रोटॉन्स को उन्होंने रिमूव कर दिया वहां से, प्रोटॉन्स बाहर निकल के फैल गए। तो ये सिचुएशन हुई है, ये सिचुएशन बिल्कुल यही सिचुएशन, ये स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कलिजन हुआ है। ये लेकिन हुआ सर इसमें जेम्स चैडविक को कैसे पता चला था कि वो न्यूट्रॉन्स ही हैं? क्या पता प्रोटॉन्स नहीं प्रोटॉन्स को निकाल दिया? नहीं, वो उसने पहले यहां पर पूछो क्या किया था। ये जब न्यूट्रॉन निकले थे ना, ये मैं आपको दिखाता हूं बना के,
ओ यहाँ मैंने आगे नोट्स और लिखे हुए हैं बहुत सारे, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। वो जब ये फर्ज करो वो न्यूट्रॉन्स हैं जो जा रहे हैं, उसने ना यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रखी, यहाँ फिर नेगेटिव प्लेट रखी, और उसने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, मगर इन न्यूट्रॉन्स टच से मस नहीं हुए, सीधे ही गए हैं। ये जनाब इस तरफ को डिफ्लेक्ट नहीं हुए। फिर उसने यहाँ एक नॉर्थ पोल रखा और फिर साउथ पोल रखा, और दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया। न्यूट्रॉन्स के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, वो सीधे ही गए, उन्होंने जाके पैराफिन वैक्स को ही हिट किया। उसने कहा कि और यहाँ से प्रोटॉन जो निकले वो फौरन डिटेक्ट हो गए। सर न्यूट्रॉन्स मुझे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट स्क्रॉल नहीं अप कर करते। सकते हैं आप? नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ना होने से तो उनको ये तो पता चल गया था ना कि ये कम से कम न्यूट्रल रेडिएशन है, तो उसका फौरन ध्यान गया गैमा रेज के पास। फिर उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि गैमा रेज ऐसे आए, आके टक्कर मारे और यहां से प्रोटॉन निकले। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है। कहता है गैमा रेज के पास इतना मोमेंटम ही नहीं। हाँ, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि यार गैमा रेज के पास तो इतना मोमेंटम ही नहीं होता कि एक पूरा प्रोटॉन उठा के फेंक सर दे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं प्रोटॉन्स को? देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आपने वो ये तो पढ़ा हुआ है ना कि ये एक बिलियर्ड बॉल है, ये एक बिलियर्ड बॉल है, ये रुका हुआ है, एक रुका हुआ है, ये फर्ज करो रुका हुआ है और ये इसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा? और अगर ये इलास्टिक को लगे ना न्यूट्रॉन, ये बिलियर्ड बॉल ये वाला रुक जाएगा और ये चल पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से। ये तो एक सादी सी लॉजिक है, और ये बात तो उन्होंने पहले भी देखी थी। अगर आप कहते हैं तो चले मैं आपको एक वीडियो से दिखाता हूं। हाँ, अगर कहते हैं तो चले मैं ठहरे, एक मैं कोशिश करता हूँ पुरानी यूट्यूब, ये वाली वीडियो अब हट जाएगी इससे, जो मैंने आपके लिए रोक के रखी हुई थी, लेकिन चलें इसको इसको हटा देते हैं। इसकी जगह जहां लिखते हैं जनाब न्यूटन्स क्रेडल, एक मिनट ये देखिए, जी बिल्कुल ये देखिए, ये कोई लंबे ड्रामों के मूड में, एक मिनट है, ये बहुत ज्यादा ही कोई, ये देख ये नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है जी? ये क्या हो रहा है? ठीक है, समझ आ गई भाई, इसको आगे इसको मजीद दिखाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, तो जो मिडिल वाला है वो क्यों इतना मूव नहीं कर रहा? क्या वो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ना आगे? ओ यार वो मोमेंटम आगे ट्रांसफर कर देता है। अब मुझे खुद बताओ, उसने जेम्स चैडविक ने कहा ये मुमकिन ही नहीं कि ये प्रोटॉन निकला कैसे। उसने कहा फर्ज करें कि ये कार्बन है, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन है। अब आपको पता है बॉन्डेड शक्ल में हाइड्रोजन क्या है? एक प्रोटॉन ही है। उसने कहा एक न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन यूं आया, आकर उसने प्रोटॉन को टक्कर मारी है और इस जगह पर न्यूट्रॉन रुक गया और कार्बन हाइड्रोजन आगे प्रोटॉन आगे चल पड़ा। एग्जैक्टली ये जो न्यूटन क्रेडल वाला सर system- मैं एक सवाल है। जी मैं सुन रहा हूँ। सर गैमा रेज में इतनी ताकत होती है कि वो प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक दें? जी जी, इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, ये बात उनको पता थी, ये बात उनको 1921 से ही पता थी, 11 साल पहले उन्होंने ये चीज देख ली थी। यानी 1932 में जब जेम्स चैडविक की एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये बात 11-12 साल पहले हो चुकी थी। ऐसे सर आप इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम तक स्क्रॉल अप कर सकते हैं? जी मैं वापस करता हूँ। ओके थैंक यू सर। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पुराने पेपर डिस्कवरी, उसमें मतलब जब रेडियो एक्टिविटी और आप समझे मोमेंटम को मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ जी। आगे चला जाऊं, इसको छोड़ दूं बेटा? जी सर। ले जनाब, ओब्लिक इम्पैक्ट्स बेटा, ये अब इसकी वीडियो पहले देखें। मैंने वो छुपा के एक वीडियो रखी तो थी शुरू में जो मैं आपको दिखानी थी,
वापस जाते हैं यूट्यूब पे। यार ओब्लीक के स्पेलिंग क्या होते हैं? सर ये विंटर वेकेशन से पहले आखिरी क्लास है ना? अल्लाह के बंदो, पढ़ो, छुट्टियों में खत्म करो काम को, पता को हालात के को पता है। जी सर, सही बात। थैंक यू। और आपको पता है मैं तो वैसे ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं तो वैसे ही सारे टीचरों से स्लो पढ़ा रहा था आज। मतलब मेरी बातें ही नहीं खत्म। अब मोमेंटम पे तुम देखो इतनी ज्यादा बातें मेरे दिमाग में आई हुई होती है, तो मेरे से तो मैं तो पढ़ो। इसीलिए मुझे बात करता पता है, स्कूल खुला होता तो मैं सैटरडे को अक्सर 3-3 घंटे की क्लास लिया करता। पिछले साल जाके मैंने बड़ी 3-3 घंटे की क्लासें ली थी सैटरडे को, क्योंकि वो ये देखें बिलियर्ड। इधर एक मिनट है यार, ये क्या हो गया? ये चला गया नीचे, ये खत्म हो। ये बिलियर्ड बॉल से ही आएगा। सर ये न्यूट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है सर। ये देखो, ये देखो, ये देखें, ये जो ओब्लीक इंपैक्ट्स हैं, ये देखें, इसको डिस्कस करते हैं। ये सामने देखें, कोलिजन्स इन 2 डायमेंशंस, कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन। ये ब्लैक में एक बॉल आया, बिलियर्ड बॉल, इसकी स्पीड u1 थी और इसने रुके हुए मास m2 को हिट किया। इसने रुके हुए मास m2 को हिट किया, मगर इसके साथ इश्यू ये है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसने वो हेड ऑन नहीं हुआ, यानी मतलब मींस इस तरह नहीं हुआ कि वो बिल्कुल उनके सेंटर ऑफ मास आमने सामने नहीं थे, ऐसे नहीं थे। सर इस पे सॉल्वेंट को वैक्यूम लगा लेंगे। जी हाँ, इस पे अभी बात करते हैं, इस पे सारी बातें करते हैं। मतलब इसमें ये हुआ है कि वो आप देखें वो थोड़ा सा हटा हुआ था मेन लाइन से। अगर आप नोट करें तो वो मेन लाइन से हटा हुआ था। देखें ये थोड़ा सा हट के पड़ा हुआ है। नतीजतन जब वो उस तरह आके टकराया तो वो यूं नीचे चला गया और ये यूं ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप वेक्टोरियली देखें तो जो रेड वेक्टर है, रेड वेक्टर इनिशियल मोमेंटम, रेड वेक्टर क्या है? इनिशियल मोमेंटम है ये। और ये जो ब्लू में 2 वेक्टर्स हैं जिनका वेक्टर सम, इसमें बताया गया है कि ये 2 ब्लू वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो रेड वेक्टर के बराबर है। इसमें बताया गया है कि ये दोनों के जो वेक्टर्स हैं, इसका जो ये वाला मोमेंटम है और इसका जो ये वाला मोमेंटम है, इन दोनों का वेक्टर सम इसके इस मोमेंटम के बराबर है। यानी इनिशियल मोमेंटम रेड में है, ब्लू वेक्टर फाइनल मोमेंटम्स हैं, और फाइनल तो दोनों मोमेंटम्स का वेक्टर सम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। तो सम ऑफ द 2 ब्लू वेक्टर्स यानी टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द रेड वेक्टर इनिशियल टोटल मोमेंटम। अब मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? तो ये जो राइट साइड पे डायग्राम है ये दोबारा समझाते हैं। कौन से वाली? ये वाली डायग्राम जो है? सर दूसरी साइड पे जो है। ये वाली? नहीं, इससे नीचे। ये वाली इसकी बात कर रहे हैं। सर क्लास का टाइम खत्म हो गया है, आगे भी क्लास है सर। चलें ठीक है, यहाँ पर फिर हम रुकते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह ताला कल खत्म करेंगे। नेक्स्ट इसको फिर इंशाल्लाह ताला विल स्टॉप। ये नोट्स अपलोड कर देना काइंडली। अच्छा मैं कर दूँ। लास्ट